मेरे प्यारे भारतवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस स्वाधीनता दिवस पर बधाई देता हूँ। आज यकीनन ही खुशी का दिन है, लेकिन आज़ादी के इस त्यौहार पर हमारे दिलों में इस बात का दर्द भी है कि उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को करीब 2 महीने पहले भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी संवेदना और सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिनको जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। मैं आज उत्तराखंड की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में सारा देश उनके साथ है। हमारी सरकार जल्द से जल्द लोगों के उजड़े हुए घर दोबारा बसाने और बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। उत्तराखंड में कठिन परिस्थितियों में हमारी फौज, अर्धसैनिक बलों और केंद्र और राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों के साथ मिलकर घिरे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया है वो तारीफ़ के काबिल है। हम ख़ास तौर पर एयरफोर्स, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के उन अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दूसरों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी सिंधु रक्षक आईएनएस को खो दिया। इस हादसे में 18 बहादुर नौसैनिकों के शहीद होने की आशंका है। ये नुकसान इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि अभी हाल ही में हमारी नेवी ने अपनी पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी अरिहंत और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के रूप में 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ साथ नेवी के सफलताओं के लिए उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। भाइयों और बहनों, 1947 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी हासिल की। इसके बाद के अपने सफ़र पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि हर 10 साल पर हमारे देश में बड़े बदलाव आए हैं। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम रखे। देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, योजना आयोग और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्र निर्माण के काम में बहुत बड़ा योगदान दिया। पहली बार आम चुनाव कराए गए और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नए नए उद्योग और कारखाने लगवाए, नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की और नए विश्वविद्यालय खोले। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर देकर उन्होंने इस प्राचीन देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया। 1970 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस दौरान
हमने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा। हरित क्रांति ने पहली बार हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान की। राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी प्रगति की नींव रखी गई। पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया गया, जिसकी वजह से आगे चलकर इन संस्थाओं को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ। साल 1991 में हमने श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना बखूबी किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। उस समय इन सुधारों का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, लेकिन ये सुधार राष्ट्र हित में थे और इसीलिए बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उनको जारी रखा। साल 1991 से लेकर आज तक सुधारों की ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि पिछला दशक भी हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बदलावों का दशक रहा है। देश की आर्थिक समृद्धि जितनी इस दशक में बढ़ी है, उतनी पहले किसी दशक में नहीं बढ़ी। लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा मिला है और समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया से पहली बार जुड़े हैं। आम आदमी को नए अधिकार मिले हैं, जिनकी बदौलत उसकी सामाजिक और आर्थिक ताकत बढ़ी है। भाइयों और बहनों, मई 2004 में पहली यूपीए सरकार सत्ता में आई थी। तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है। हमने एक खुशहाल भारत की कल्पना की है, एक ऐसा भारत जो सदियों से चले आ रहे गरीबी, भूख और बीमारी के बोझ से मुक्ति पा चुका हो, जहाँ शिक्षा के उजाले से अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे दूर हो चुके हो, जहाँ सामाजिक समानता हो और सबको एक जैसे आर्थिक अवसर प्राप्त हो, जहाँ समाज के किसी भी तबके को अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े। हमने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जहाँ नौजवानों को रोज़गार के ऐसे अवसर मिलें जिनके ज़रिए वो राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान कर सकें। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहा है जिसे सारी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देखे। इन सपनों को साकार करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, लेकिन सफ़र लंबा है। अभी बहुत फासला और तय करना है। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फ़ायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ
और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। ये दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है। हम अपने किसानों की मेहनत की वजह से ही इस कानून को लागू कर पाए। साल 2011-12 में हमारी अनाज पैदावार 25.9 करोड़ टन रही, जो एक रिकॉर्ड है। बिना तेज़ कृषि विकास के हम अपने गांव में खुशहाली पहुंचाने का मकसद हासिल नहीं कर सकते। पैदावार बढ़ाने और किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए हमने लगातार कोशिशें की हैं। फसलों के खरीद मूल्यों में पिछले 9 सालों में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। गेहूं और धान के खरीद मूल्य दुगने से भी अधिक किए गए हैं। कई ऐसे राज्यों में जहां पहले अनाज की कमी रहती थी, आज उनकी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार हो रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास की औसत सालाना दर 3.6% रही है, जो 9वीं और 10वीं योजना दोनों से ज़्यादा है। अब ग्रामीण इलाकों में खुशहाली बढ़ने के साफ संकेत दिखाई देने लगे। साल 2004 से लेकर 2011 तक प्रति व्यक्ति उपभोग किया जा रहा सामान और सुविधाएं पहले के मुकाबले 4 गुना तेज़ी से बढ़ी। ग्रामीण मजदूरी दर में भी कहीं अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई। मनरेगा की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों गरीब लोगों को रोज़गार मिल रहा है। गरीबी को नापना एक मुश्किल काम है। गरीबी की परिभाषा को लेकर लोगों के अलग अलग मित हैं, लेकिन हमें गरीबी की चाहे कोई भी परिभाषा अपनाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2004 के बाद गरीबी कम होने की गति तेज़ हुई है। कई ऐसे राज्य जो बहुत समय से पिछड़े माने जाते थे और जिनमें कुछ को बीमारू कहा जाता था, आज तेज़ी से विकास कर रहे हैं। भारत में हर बच्चे को शिक्षा के अवसर देने के लिए हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। आज देश में लगभग सभी बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज जाने वाले छात्राओं की संख्या पिछले 9 सालों में दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। गरीबों और कमज़ोर तबकों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों का फ़ायदा दिलाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर वजीफ़ों के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज देश भर में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को केंद्र सरकार द्वारा वजीफ़े दिए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए संस्थान खोले गए हैं, जैसे 8 नए IIT, 7 नए IIM, 16 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 10 नए NIT। साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी नई संस्थाएं खोली गईं। साइंस की पढ़ाई में ज़्यादा छात्रों को शामिल करने के लिए और विदेशों से भारतीय साइंसदानों की वापसी आसान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे स्कूलों में अभी भी पीने का साफ पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है।